जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सौरभ सिविल एकेडमी पे 10 जून 2026 की करंट अफेयर्स में। आप लोग को पता है कि यहाँ पर सभी विषय की तैयारी कराई जाती है। यूपी पीसीएस, आरओ, एआरओ, बीई और उत्तर प्रदेश के सभी एग्जामों की यहाँ पर आपको प्रिपरेशन कराई जाती है। हमारे जो करंट अफेयर्स है वो बाइलिंगुअल है। बाइलिंगुअल के साथ साथ आपको यहाँ पर असर्शन रीजन क्वेश्चन मैं कराता हूँ। वन लाइनर क्वेश्चन वो भी मैं यहाँ पर आपको कराता हूँ। साथ ही साथ स्टेटमेंट क्वेश्चन भी मैं आपको कराता हूँ। मीन्स जो हमारे करंट अफेयर्स है वो अंग्रेजी माध्यम का बच्चा हो चाहे वो हिंदी माध्यम का बच्चा हो, दोनों माध्यम के बच्चे पढ़ सकते हैं। हिंदी माध्यम का हो चाहे वो अंग्रेजी माध्यम का हो, दोनों पढ़ सकते हैं। सेकंड चीज कि यहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल सौरभ सिविल एकेडमी पे आपको मिल जाती है। और बाकी आपको कोई डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। बाकी हमारे चैनल पे हिंदी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। हिंदी के साथ साथ मैं आपको यूपी स्पेशल भी पढ़ा रहा हूँ। यूपी स्पेशल के साथ साथ यहाँ पर मैं आपको पत्र लेखन श्रृंखला भी पढ़ा रहा हूँ, जो मैं लगभग कंप्लीट कर चुका हूँ। और 100% यहाँ पे सारे कोर्सेज फ्री हैं और ऑथेंटिक जैसे पढ़ाना चाहिए वैसे मैं आपको पढ़ाता हूँ। तो आप लोग भी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। 10 जून 2026 समसामयिक की 10 जून 2026। देखिए हमारा मोटो यही है, सिलेक्शन लेना है तो पेन उठाना है। आप करंट अफेयर्स के नोट्स जरूर बनाइए। अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो आपको याद नहीं रहेगा तो एग्जाम में आपकी गलती होने के चांसेस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। इसीलिए आप नोट्स जरूर बनाइए और नोट्स बनाने के बाद ही याद करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक 1, ट्रीटी बिटवीन साई एंड यूनिवर्सिटी ऑफ शुकुबा जापान। अभी अभी क्या हुआ है कि साई मतलब स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और यूनिवर्सिटी ऑफ शुकुबा के बीच क्या हुआ है, एक समझौता हुआ है। तो ये शुकुबा कहाँ की यूनिवर्सिटी है? ये शुकुबा जो ये लोग क्या करते हैं यूनिवर्सिटी है, ये क्या है, जापान की है। अच्छा, भारत ने ऐसा क्यों किया होगा? देखिए भारत खेलों में से हॉकी खेल भारत खेलता है, हॉकी के साथ साथ क्रिकेट भी खेलता है। लेकिन जब हम हॉकी में ओलंपिक वगैरह जाते हैं तो कई मैच होते हैं तो हम एक पदक जीत पाते हैं। लेकिन एथलेटिक्स गेम हो गए, जूडो हो गए, टेबल टेनिस हो गए, ऐसे कई गेम हैं, अगर उनमें हम सुधार ले आए तो हम मेडल की संख्या क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। इसीलिए भारतीय खेल प्राधिकरण साई और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ शुकुबा जापान ने क्या किया, समझौता किया है। जिसमें शुकुबा यूनिवर्सिटी क्या करेगी, भारत के एथलीटों का क्या करेगी, समग्र विकास करेगी। मतलब ट्रेनिंग देगी उनके एथलीट्स को क्या दी जाएगी, ट्रेनिंग की जाएगी, जिससे एथलीटों में विकास होगा और हमारे जो है मेडल जो है क्या होंगे, बढ़ पाएंगे। इसीलिए क्या किया गया है, दोनों ने आपस में क्या किया है, समझौता किया है। देखिए ये बात ध्यान दीजिएगा कि जापान जो है एथलीट्स में बहुत आगे है, उनकी यूनिवर्सिटीज हो गई। और प्लस क्या कहते हैं कि पदक जाता है, जैसे स्विमिंग वगैरह हो गया, स्विमिंग वगैरह में जापान बहुत आगे है। तो इसी वजह से ही ये सारे जो है जापान ने, भारत साई ने जापान से किया हुआ है। चलिए क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। आज के सेशन का पहला सवाल वन लाइनर क्वेश्चन है। द स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया साइन अ ट्रीटी विद द यूनिवर्सिटी ऑफ शुकुबा टू एनहांस परफॉर्मेंस इन विद स्पोर्ट। कह रहा है कि भारतीय खेल प्राधिकरण ने किन खेलों में प्रदर्शन बढ़ाने के लिए शुकुबा शुकुबा विश्वविद्यालय साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो एथलेटिक्स, जूडो, टेबल टेनिस, बॉक्सिंग, रेसलिंग, टेबल टेनिस, जूडो, स्विमिंग, एथलेटिक्स, जूडो, बैडमिंटन। तो एथलेटिक्स, जूडो और टेबल टेनिस इनमें किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द साई यूनिवर्सिटी ऑफ सुकबा पार्टनरशिपिंग एम एट its aim was institutional collaboration for comprehensive athlete development। इसका उद्देश्य एथलीटों के समग्र विकास के लिए संस्था का सहयोग करना। बिल्कुल सही बात है, सहयोग करने के लिए तो इसने समझौता किया है। अच्छा, द स्पेसिफिक स्पोर्ट टारगेटेड इंक्लूड जिम्नास्टिक एंड आर्चरी। देखिए यही गलत हो गया, देखिए यही चीज आपको समझनी है, जो चीजें पकड़नी, यही चीजें पकड़नी। क्या बोल रहा है कि आर्चरी और जिम्नास्टिक के लिए, इसमें जिम्नास्टिक और तीरंदाजी नहीं, जिम्नास्टिक तीरंदाजी तो है ही नहीं। ये बात किसकी हो, बैडमिंटन वगैरह की बात हो, तो क्या हो गया, दूसरा गलत हो गया और क्या हो गया, पहला सही हो गया। तो क्या पहला सही, दूसरा क्या हो गया, आपका एक गलत हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करिए। नेक्स्ट आपका क्या कर रहा है, जो आपका स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है। इंडिया इज एक्टिवली कोलैबोरेटिंग विद इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी सुकबा फॉर स्पोर्ट डेवलपमेंट। बिल्कुल सही बात है, भारत खेल विकास के लिए सुकबा जैसे अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों के साथ सक्रिय रूप से सहयोग कर रहा है। उत्तम बात, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इंटरनेशनल स्पोर्ट साइंस एक्सपोजर इज एसेंशियल फॉर
इम्प्रूविंग द ग्लोबल परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन एथलीट्स, क्योंकि भारतीय एथलीटों के वैश्विक प्रदर्शन में सुधार के लिए अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान अनावरण आवश्यक है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो भी मतलब खेल हो रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, अगर भारत को सुधार लाना है और भारत को अपने आगे पदक तालिका में स्थान बनाना, तो इसके लिए आवश्यक है कि भारत जो है अन्य यूनिवर्सिटी के साथ क्या करे, कोलैबोरेशन करे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ब्रिक्स एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस 2026। अभी अभी देखिए, ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, इस साल भारत होस्ट कर रहा है ब्रिक्स का। इस साल भारत क्या है, मेजबान देश है। भारत ब्रिक्स का मेजबान देश है 2026 का। अच्छा, भारत मेजबान है तो जो भी समारोह वगैरह होंगे, जो भी चीजें होंगी, सब किसके अंदर होगी, भारत के अंदर होंगी कि नहीं होगी। अब भारत के अंदर होंगी तो भारत क्या करेगा, जो जो मीटिंग्स हो रही है, चाहे संस्कृति की रिलेटेड मीटिंग हो रही है, चाहे एग्रीकल्चर रिलेटेड मीटिंग हो, सब भारत के अंदर क्या हो रही है, भारत में ही होस्ट हो रही है। तो अभी अभी एग्रीकल्चर की मीटिंग हुई है और इस मीटिंग का होस्ट किसने किया है, इस मीटिंग का होस्ट किसने किया है, भारत ने किया है। किसने किया है, भारत ने किया है। भारत ने की जगह किया इंदौर मध्य प्रदेश। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए आप ये चीज ध्यान दीजिएगा। देखिए 21 मंत्रियों ने अध्यक्षता की है। क्वेश्चन बोल देगा कि 21 कृषि मंत्रियों ने अध्यक्षता की, और आप सोचेंगे इस मतलब 21 देशों के कृषि मंत्री भारत के प्रति मतलब भारत में आए थे। जो भी 21 देश हैं उनके कृषि मंत्री भारत आए थे। तो अब आप सोचेंगे कि इस मीटिंग की अध्यक्षता भी जो कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जी, उन्होंने ही किया। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसकी अध्यक्षता की है जो एग्रीकल्चर सेक्रेटरी अतीश चंद्रा जी। ये बात एकदम ध्यान रखिएगा, इसकी अध्यक्षता अतीश चंद्रा जी ने किया है, जो इस समय कृषि के क्या है, सचिव है। ठीक है। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है, खाद्य सुरक्षा, पर्यावरण अनुकूल कृषि और कृषि में नवाचार, मतलब फूड सिक्योरिटी, इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर, इनोवेशन, ये सब क्या है, इसका एम है। क्वेश्चन करते हैं, द ब्रिक्स एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस 2026 कमेंस इन विच सिटी ऑफ इंडिया। ब्रिक्स के सम्मेलन 2026 भारत के किस शहर में आयोजित हुआ, इंदौर में। Consider the following statement regarding the BRICS Agriculture Conference 2026. It is chaired by the Agriculture Secretary अधीर चंद्रा। बिल्कुल सही बात है, उनके द्वारा अटेंड किया गया है। अच्छा, द कोर फोकस एरिया वर रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू ट्रेड बैरियर्स एंड फार्म सब्सिडी। देखिए अब इसको आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। क्या कह रहा है कि इसका जो मेन एम था वो क्या है कि एग्रीकल्चर सब्सिडीज है और क्या कहते हैं, ट्रेड बैरियर तक ही है। मतलब सीमित है नहीं, सीमित थोड़े है। अरे इनोवेशन करना है हमें, पर्यावरण से अनुकूलता बढ़ानी, इन सबसे रिलेटेड है कि नहीं। तो क्या हो गया, केवल एक सही हो गया। चलिए नेक्स्ट करते हैं, सस्टेनेबल एंड इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर वाज सेंट्रल थीम एट द ब्रिक्स एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस 2026। ये बात बिल्कुल बिल्कुल सही है। क्या कह रहा है कि जो ब्रिक्स की थीम है, यही क्या है, बिल्कुल थीम यही है कि भैया कि हमको फूड सिक्योरिटी बढ़ाने, सस्टेनेबल इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर करना है। ब्रिक्स किसी समय 2026 में सतत और पर्यावरण अनुकूल किसी एक केंद्रीय विषय था। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज पॉजिटिव सीवरेज चैलेंज फूड सिक्योरिटी अलॉन्ग द ग्लोबल साउथ एंड ब्रिक्स नेशन। बिल्कुल सही बात है, जो भी ब्रिक्स नेशंस है उनमें और क्लाइमेट चेंज को क्या करता है, क्लाइमेट चेंज की वजह से फूड सिक्योरिटी हैम्पर होती है, इसलिए पर्यावरण अनुकूल खेती करना इसका मेन लक्ष्य था। समझे नहीं समझे, तो क्या ए आर दोनों सही है, उसका क्या हो गया, एक्सप्लेनेशन भी हो गया। देखिए युवा शक्ति भरोसा कार्ड स्कीम, अभी अभी देखिए वेस्ट बंगाल में सरकार बनी है बीजेपी की, और सीएम कौन बने हैं, सीएम आपके बने हैं शुभेंदु अधिकारी। सीएम कौन है, शुभेंदु अधिकारी सीएम बने। अब इन्होंने एक स्कीम लॉन्च की है, इस स्कीम का नाम है युवा शक्ति भरोसा कार्ड स्कीम। क्या नाम है स्कीम का, युवा शक्ति भरोसा कार्ड स्कीम। ये लॉन्च कहाँ हुई है, वेस्ट बंगाल में। लॉन्च किसने किया है, वेस्ट बंगाल की जो सीएम है हाल में जो बने हैं बीजेपी सरकार में, उनका क्या नाम है, शुभेंदु अधिकारी जी। उन्होंने ये स्कीम लॉन्च की है। ठीक है। अब इस स्कीम के तहत क्या है कि जो बेनिफिशियरी अनएम्प्लॉयड यूथ, मतलब कि जो लाभार्थी होंगे क्या होंगे, राज्य के बेरोजगार युवा। हैं कि एक तरह से कि ये बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है, बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है। जो भी युवा हैं उनको जो है बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा 3,000 रुपए प्रति माह, मतलब ₹3000 क्या है प्रति माह जो है इनको क्या दिया जाएगा, भत्ता दिया। 3,000 रुपए प्रति माह जो है भत्ता दिया जाएगा इन्हें। और इसके लिए पात्रता क्या होनी चाहिए, 21-40 साल की एज होनी चाहिए, आयु होनी चाहिए, 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए और बंगाल का स्थायी निवासी होना चाहिए। 3 चीजें याद रखिएगा, बंगाल का स्थायी निवासी होना चाहिए, 10वीं पास होना चाहिए और 21-40 वर्ष का होना चाहिए। इसको 3,000 रुपये मिलेंगे और पूर्णतः बेरोजगार होना चाहिए। ठीक है। चलिए क्वेश्चन करते हैं रिलेटेड। द युवा शक्ति भरोसा कार्ड स्कीम वॉज प्रोवाइडली मंथली असिस्टेंट ऑफ 3,000 रुपीज वॉज लॉन्च बाई विच स्टेट, बंगाल। हाल ही में बेरोजगार युवा को 3,000 रुपए की मासिक सहायता प्रदान करने के लिए युवा शक्ति भरोसा कार्ड योजना किस तरह से शुरू की गई है, पश्चिम बंगाल।
रिगार्डिंग द युवा शक्ति भरोसा कार्ड स्कीम कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द स्कीम कवर अनएम्प्लॉयड इंडिविजुअल अप टू 50 ईयर ऑफ एज, बिल्कुल गलत बात, 21 से 40 तक के। ये योजना 50 वर्ष से आयु के बेरोजगार व्यक्तियों को कवर करती है, बिल्कुल गलत जवाब। द मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड 10th ग्रेड पास, ये बात बिल्कुल सही, 10वीं पास होना चाहिए, इसके लिए मतलब केवल क्या हो गया, 2 सही हो गया। नेक्स्ट क्या कह रहा है, द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द युवा शक्ति भरोसा कार्ड स्कीम टू एड्रेस इमीडिएट फिजिकल नीड ऑफ अनएम्प्लॉयड यूथ। क्या कह रहा है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने बेरोजगार युवाओं को तत्कालीन वित्तीय आवश्यकता को पूरा करने के लिए युवा शक्ति भरोसा कार्ड योजना शुरू की, बिल्कुल सही बात, शुरू की है। द यूनिवर्सल बेसिक इनकम इज कंप्लीटली इंप्लीमेंटेड फॉर ऑल सिटीजन अक्रॉस वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के सभी नागरिकों के लिए सार्वभौमिक बुनियादी आय को पूरी तरह लागू किया जा रहा है। ये चीज बिल्कुल गलत है, सार्वभौमिक थोड़ी लागू किया जा रहा है। एज बता दी गई भैया कि 21 से 40 वर्ष के होंगे तभी आपको दिया जाएगा ना, तो सार्वभौमिक तो लागू नहीं किया जा रहा, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। मतलब ए सही लेकिन आर क्या है, गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, सही हो गया। आरटीएस इस्पात चिप बाय निविडा, देखिए अभी अभी हाल ही में क्या है कि कंपनी है निविडा, आपको नाम सुना होगा, चिप मैन्युफैक्चर की दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी, जिसकी कंपनी का टर्नओवर जो है भारत जैसे देश के बजट से भी ज्यादा है। भारत जितना साल में टर्नओवर करता है उससे ज्यादा निविडा कंपनी अपना क्या कर टर्नओवर करती है, इतनी बड़ी कंपनी है, सोच लीजिए विश्व की चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। तो इसने अभी आरटीएस स्पार्क चिप लॉन्च किया है, क्या लॉन्च किया है इसने, अभी अभी आरटीएस स्पार्क चिप लॉन्च किया है। हाई परफॉर्मेंस एआई सुपर चिप डिजाइन बाय एडवांस कंप्यूटिंग, एडवांस कंप्यूटिंग के लिए एआई चिप जो है उन्नत कंप्यूटिंग के लिए लॉन्च किया है। किसने किया है, निविडा ने। निविडा विश्व की सबसे बड़ी चिप निर्माण कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट के सहयोग से इसे लॉन्च किया है। मतलब माइक्रोसॉफ्ट के सहयोग से आरटीएक्स स्पार्क चिप निविडा ने बनाई है, जो विश्व की सबसे बड़ी चिप मैन्युफैक्चर कंपनी है। अच्छा, स्कोप क्या है, इंजीनियर सुपर कंप्यूटर एडिशनली प्रोवाइडिंग एआई पावर टू पर्सनल कंप्यूटर, मतलब किस लिए लॉन्च किया है, जो क्या कहते हैं पर्सनल कंप्यूटर होते हैं, पीसी होते हैं, पीसी में क्या करने के लिए, पावर देने के लिए, पीसी में पावर देने के लिए इसको लॉन्च किया है। मतलब जो भी पीसी होते हैं उनमें क्या, जैसे पर्सनल कंप्यूटर आपके हैं तो उनकी स्पीड वगैरह बढ़ जाएगी, इससे स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है, और क्या कहते हैं उनकी इफिशियंसी और बढ़ जाएगी, इस वजह से इसको क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। ये सिंपल क्वेश्चन है। एडवांस एआई चिप्स आरटीएस स्पार्क लॉन्च बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी, निविडा। उन्नत एआई चिप आरटीएस स्पार्क वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है, एनवीडिया। आप लोग कंप्यूटर में देखते होंगे जहां पे इंटेल आई को लिखा है तो वहां पे निविडा भी आजकल लिख के आता है। जो निविडा वाला लेंगे लोग उनमें स्पार्क चिप लगा होगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द आरटीएस स्पार्क चिप, इट वाज डेवलप्ड एक्सक्लूसिवली बाय द निविडा विदाउट एनी एक्सटर्नल कोलैबोरेशन। देखिए इससे बिना किसी बाहरी सहयोग के विशेष रूप से एनवीडिया द्वारा बनाया गया है, बिल्कुल गलत। सहयोग लिया है ना इन्होंने, किसका लिया है बताइएगा, माइक्रोसॉफ्ट का। माइक्रोसॉफ्ट के सहयोग से तो इसको बनाया है इन्होंने, तो गलत हो गया कि नहीं हो गया। द चिप इज कैपेबल एगुमेंटिंग प्रोसेस कैपेबिलिटी ऑफ बोथ सुपर कंप्यूटर एंड कंज्यूमर पीसी, बिल्कुल सही बात है। देखिए पीसी का भी काम करेगी और किसका काम करेगी, तो आपके सुपर कंप्यूटर तो उनके लिए तो बनाई है मैंने, दोनों ये सही हो गया, तो आपका क्या दो सही हो गया, पहला गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 करिए। 12 क्या कह रहा था, आरटीएस स्पार्क चिप्स मास मेजर स्टेप फॉरवर्ड इन बीटिंग लोकलाइज्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैपेबिलिटीज विदिन स्टैनफोर्ड पीसी स्टैंड अलोन पीसी। मतलब क्या कह रहा है कि इस पीसी के लिए, मतलब जो भी अगली पीढ़ी के कंप्यूटर है इनके निर्बाध हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एकीकरण सुनिश्चित करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने भागीदारी की है। अच्छा ये ऊपर वाला, आरटीएस चिप स्टैंड अलोन पीसी के भीतर स्थानीयकृत कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षमताओं को एम्बेड करने की दिशा में बड़ा कदम, बिल्कुल सही बात है। अकेले पीसी में लग के सारे काम करेगा, ठीक है। अच्छा ये पीसी चार्ज भी करेगा, ये पीसी को पावर भी सप्लाई देगा, ये भी ध्यान रखिएगा, पीसी को क्या करेगा, पावर सप्लाई भी देगा। निविडा पार्टनर विद माइक्रोसॉफ्ट इंस्टीट्यूट सीमलेस हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जनरेशन फॉर नेक्स्ट जनरेशन कंप्यूटर परफॉर्मेंस। इससे कम वो किया है कि हम क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दोनों में अपना काम कर सके, इसलिए तो एनवीडिया ने किसके साथ, माइक्रोसॉफ्ट के साथ क्या किया है, भागीदारी की है। इसलिए ए सही, आर सही, इसका क्या हो गया, एक्सप्लेनेशन भी हो गया। सिपरी रिपोर्ट 2026, देखिए इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है ये। सिपरी का फुल फॉर्म क्या है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा सिपरी। ये एक इंस्टीट्यूट है जो क्या जारी करता है कि कौन सा देश के पास परमाणु बम कितने हैं, कौन देश अपने सैन्य क्षमताओं पर पैसा ज्यादा खर्चा करता है, ये रिपोर्ट जारी करता है सिपरी। तो अभी अभी हाल ही में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है, स्टॉकहोम से जारी होती है रिपोर्ट ये। इसका फुल फॉर्म है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट अर्थात सिपरी। कोर सब्जेक्ट क्या क्या है, मतलब किस विषय में लॉन्च किया है इसने, मिलिट्री एक्सपेंडिचर ट्रेंड और न्यूक्लियर स्टॉक पाइल, मतलब कितना लोगों के पास जो है न्यूक्लियर बम है और साथ साथ मिलिट्री एक्सपेंडिचर कितना है।
अब इसमें प्रथम कौन है? तो प्रथम जैसे आपका फर्स्ट कौन है? फर्स्ट आपका यूएसए है, सेकंड चाइना है। वो सबसे ज्यादा जो पैसा खर्चा करता है सेना पे, तो प्रथम कौन है? चाइना, सॉरी यूएसए है, जिसके बाद चाइना है, फिर रशिया है, फोर्थ पे जर्मनी है, और पांचवे में हमारा क्या है? हमारा भारत महान। और इसका कितना खर्चा है? 92.1 बिलियन डॉलर का खर्चा है। ठीक है, और रैंकिंग मैंने बताई थी, यूएस प्रथम है, द्वितीय चीन है, तृतीय रूस है, चतुर्थ जर्मनी, पांचवा भारत है। 92.1 बिलियन डॉलर खर्चा कर रहा है। अगर भारत के क्या कहते हैं न्यूक्लियर वारफेयर की बात करें, तो न्यूक्लियर वारफेयर भारत के पास कितने हैं? भारत का न्यूक्लियर वारफेयर टोटल 190 फंक्शनल न्यूक्लियर वारफेयर है। तो ये भी रिपोर्ट जारी करता है। तो भारत के पास कुल कितने वारफेयर है? भारत के पास 190 वारफेयर है। चलिए क्वेश्चन करते हैं सिलेक्टेड नेक्स्ट। अकॉर्डिंग टू सिप्री रिपोर्ट विच इंडिया ग्लोबल रैंक इन मिलिट्री एक्सपेंडिचर? फिफ्थ रैंक। सिप्री के अनुसार कि भारत की कौन सी रैंक है? सैन्य व्यय में पांचवा स्थान है भारत का। Consider the following statement based on SIPRI report 2026. The United Nations remains the world largest military spender. बिल्कुल सही बात है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश बना हुआ है। बिल्कुल सही बात है। जर्मनी रैंक अहेड ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल मिलिट्री। वो देखिए, ध्यान से समझिएगा, कुल सैन्य वाले जर्मनी भारत से आगे। बिल्कुल सही बात है, जर्मनी आगे तो है ही ना। तो क्या हो गया? एक सही, दो सही, दोनों सही हो गया। 15 क्वेश्चन। India's defense spending reached approximately $92.1 billion as per the latest report. बिल्कुल सही बात है। भारत का नवीनतम खर्च 92.1 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया। क्यों? That geopolitics dynamic in the Indo-Pacific region requires continued modernization of Indian armed forces. देखिए कितना सही रीजन बात कर रहा है। कह रहा है क्योंकि जो भारत प्रशांत क्षेत्र में चाइना हो गया, साथ ही साथ जो युद्ध चल रहे हैं, खाड़ी देशों के युद्ध चल रहे हैं, तो इंडिया पैसिफिक रीजन हो गया, तो चाइना है, तो और भी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी, पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, तो इस वजह से करने के लिए भारत को खर्चा तो करना ही पड़ेगा। इसलिए तो खर्चा किया है भारत ने। दोनों सही हो गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इंडिया फर्स्ट मॉडर्न विलेज चूमर। ठीक है, चूमुर भारत का पहला मॉडर्न बॉर्डर विलेज, मतलब बॉर्डर पे जो मॉडर्न विलेज है कौन सा है? चूमुर। क्या नाम है? चूमुर। चूमुर कहाँ पर सिचुएटेड है? ये सिचुएटेड है LAC, लाइन एक्चुअल कंट्रोल लद्दाख पे स्थित है। चूमुर गांव लद्दाख के वास्तविक नियंत्रण रेखा पर स्थित है। होम टू 91 रेजिडेंट 24 फैमिली। अब सोचिए कितने कम लोग रहते हैं, 24 परिवार रहते हैं यहाँ पे, और लगभग 91 रेजिडेंट रहते हैं। 91 मतलब निवासी है टोटल, और 24 परिवार रहते हैं। लद्दाख के उपराज्यपाल द्वारा केंद्रीय वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत मॉडल विलेज घोषित किया गया है। पूछ सकता है किस प्रोग्राम के तहत इसको घोषित किया गया है, तो ध्यान रखिएगा, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम चल रहा है। ये प्रोग्राम कैसा है कि भारत के जितने भी बॉर्डर पे गांव है उनको क्या किया जा रहा है? विकसित किया जा रहा है। इसी योजना के तहत जो है फर्स्ट मॉडल विलेज चूमुर को क्या किया गया है? घोषित किया गया, डिक्लेयर किया गया है। किसने किया? लद्दाख के पूर्व LG, मतलब सॉरी, लद्दाख के वर्तमान LG वीके सक्सेना जी। पूर्व ये LG कहाँ के थे? ये दिल्ली के थे, वीके सक्सेना जी। ठीक है। फोस्टिंग लोकल सेल्फ रिलायंस, प्रमोटिंग बॉर्डर टूरिज्म, काउंटरिंग क्लाइमेट इंक्लूजन। देखिए क्यों किया गया? क्योंकि आत्मनिर्भर गांव है। किस चीज में आत्मनिर्भर? सीमा पर्यटन को बढ़ावा दे, जलवायु चुनौती का सामना करता है। इन सब चीजों में क्या है कि गांव पूरा सेल्फ रिलायंस है, मतलब आत्मनिर्भर है। इसी वजह से क्या है कि इसको जो है डिक्लेयर किया गया है। विच विलेज है इंडिया रिकॉग्नाइज्ड फर्स्ट मॉडल बॉर्डर विलेज नियर द LAC इन लद्दाख? लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास किसे भारत का पहला मॉडल विलेज घोषित किया गया? चूमुर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग चूमुर मॉडल विलेज। इट इज कंप्रिहेंसिवली डेवलप्ड अंडर वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। बिल्कुल सही बात है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम तहत इसको बनाया गया है। इसे वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम तहत व्यापक रूप से विकसित किया जा रहा है। बिल्कुल सही बात, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट क्या कह रहा है कि द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इंक्लूड बॉर्डर टूरिज्म, सोशियो इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस एंड प्रिवेंटिव माइग्रेशन। इसका प्राथमिक उद्देश्य सीमा पर्यटन और पलायन को रोकने के लिए सामाजिक आत्मनिर्भरता शामिल है। बिल्कुल, इसे तो करा जाएगा, निर्भर लोग बन सके, पलायन रुक सके, और लोग अपने गांव में ही क्या है कार्य को खोज सके, कार्य कर सके। ऐसा जन क्वेश्चन करते हैं। डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन विलेजेस लाइक चूमुर इज अ वाइटल एलिमेंट्स ऑफ इंडियन बॉर्डर एरिया मैनेजमेंट स्ट्रेटजी। बिल्कुल सही बात है। चूमुर जैसे गांवों में भारतीय बुनियादी ढांचे का विकास करना भारत की सीमा प्रबंधन रणनीति का महत्वपूर्ण तत्व है, क्योंकि वाइब्रेंट बॉर्डर कम्युनिटीज एक्ट एज एसेंशियल टियर ऑफ सेकंड सर्विलांस एंड टेरिटोरियल सिक्योरिटी। देखिए रीजन इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग पढ़िएगा ध्यान से। क्या कह रहा है कि जीवन सीमावर्ती समुदाय द्वितीय निगरानी और क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम है। मतलब एक सर्विलांस के लिए काम करता है, बफर्स के लिए तरह से हमारे लिए काम करता है, इसीलिए क्या है कि अति आवश्यक है।
चलिए नेक्स्ट करते हैं, यूपीआई इंटीग्रेशन सिस्टम विद नेपाल। अभी अभी क्या हुआ है कि जो भारत का यूपीआई है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, और नेपाल का नेशनल पेमेंट इंटरफेस है, दोनों आपस में क्या किए हैं, लिंक कर लिए हैं। लिंक क्यों किए हैं, देखिए नेपाल का राष्ट्रीय भुगतान इंटरफेस और भारत का यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस दोनों आपस में क्या हुए, लिंक हो गए। क्यों लिंक हो गए हैं, ताकि क्रॉस बॉर्डर फंड ट्रांसफर एंड सिग्निफिकेंट रिड्यूस टर्न अराउंड टाइम, काफी लंबे समय से तीव्र सुरक्षित सीमा और काफी कम समय में तीव्र सुरक्षित सीमा पार फंड ट्रांसफर सक्षम रहता है। मतलब कि कम समय में फास्ट पैसा ट्रांसफर होता है और कोई भी फ्रॉड होने का चांस बहुत कम रहता है, इसी वजह से इसको इनेबल किया गया है। तो सिस्टम ऑपरेट अंडर द कोर फ्रेमवर्क ऑफ एनपीसीआई। देखिए आपको पता है यूपीआई किसके अंदर काम करता है, एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के तहत काम करता है ना, तो ये याद रखिएगा आप, ठीक है, इसके तहत ये काम करता है। क्वेश्चन करते हैं, इंडिया यूपीआई सिस्टम इंटीग्रेटेड विद नेशनल पेमेंट इंटरफेस ऑफ विच नेबरिंग कंट्री। भारत के यूपीआई सिस्टम किस पड़ोसी देश के नेशनल पेमेंट इंटरफेस से एकीकृत किया गया, नेपाल। Consider the following statement regarding the India-Nepal UPI linkage. It allows the real-time cross-border fund transfer between two countries. बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल 100% सही बात है भाई। क्रॉस बॉर्डर पे डिजिटल फंड ट्रांसफर जो है दो कंट्री के बीच में समय वापसी समय में हो सके, कम से कम समय लगे। द सर्विस मैनेज इंटायरली बाय द प्राइवेट कमर्शियल बैंक विदाउट एनपीसीआई रेगुलेशन ओवरसाइट बाय एमपीसीआई। गलत जवाब। ये सेवा एनपीसीआई के नियामक निरीक्षण के बिना पूरी तरह निजी वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्रबंधित की जाए, नहीं निजी बैंक का प्रबंधित कर रहा है भैया, इसको तो एनपीसीआई पर वो कर रहा है ना, मैनेज कर रहा है। तो क्या हो गया, तो क्या पहला क्या हो गया, सही हो गया। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आपको करने, ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे भी। इन ऑपरेबल डिजिटल पेमेंट सिस्टम स्ट्रेंथन द इकोनॉमिक टाइज एंड बायलैटरल ट्रेड बिटवीन द इंडिया नेपाल। बिल्कुल सही बात है। जब क्या होगा, जब पेमेंट होगा, दोनों के बीच में संबंध अच्छे बनेंगे, हम लोग पेमेंट ट्रांसफर के लिए और आगे आएंगे, तो संबंध अच्छे बनेंगे। अंतर परिचालन डिजिटल भुगतान प्रणालियां और नेपाल के बीच आर्थिक संबंध द्विपक्षीय व्यवहार मजबूत करती है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि फाइनेंशियल इंटीग्रेशन रिड्यूस डिपेंडेंस फिजिकल करेंसी इनफॉर्मल रूट फॉर स्मॉल रेमिटेंस। बिल्कुल सही बात है कि भारत में रेमिटेंस ज्यादा मिलेगा। रेमिटेंस मतलब क्या होता है, जब दूसरे देश का पैसा जो हमारे देश में आता है उसको रेमिटेंस कहते हैं। तो क्या करेगा भारत को, क्या रेमिटेंस में औपचारिक मार्ग की निर्भरता कम करेगा भाई, सही बात है कि जाना, करेंसी को चेंज कराना, ट्रांसफर करना सब कम करेगा और तुरंत ट्रांसफर भी हो जाएगा। और भारत विश्व में सबसे ज्यादा रेमिटेंस प्राप्त करने वाला कंट्री है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक, अभी अभी क्या हुआ है, टॉपिक है इंडिया जीडीपी ग्रोथ फॉरकास्ट बाय फाइनेंशियल ईयर 26 बाय एसबीआई। मतलब भारत का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अभी अभी जो है क्या किया है, फोरकास्ट किया है जीडीपी ग्रोथ को। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इकोनॉमिक रिसर्च डिपार्टमेंट, मतलब ये सर्वे किया किसने है, ये जो रिपोर्ट तैयार की है किसने की है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के इकोनॉमिक रिसर्च डिपार्टमेंट ने की है। इसको कहते हैं क्या, इको रैप मैक्रो इकोनॉमिक असेसमेंट रिपोर्ट। इको रैप समृष्टि आर्थिक मूल्यांकन रिपोर्ट, मतलब पूरा मूल्यांकन किया है कि 26 मतलब कि 2025 और 2026 की बात कर रहा है, ध्यान दीजिएगा 2025 और 2026 की बात कर रहा है, इसमें मूल्यांकन किया एसबीआई ने। तो क्या किया, जो रियल जीडीपी ग्रोथ है हमारे फाइनेंशियल ईयर की कितनी है, 7.7 है। ये ध्यान दीजिएगा 7.7 जो है हमारी क्या है, जीडीपी है। जीडीपी क्या होती है, ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। जीडीपी मतलब क्या होता है, ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्ट, मतलब एक देश में उसके प्रोडक्ट कितने बन रहे हैं, प्रोडक्शन कितना हो रहा है डोमेस्टिक प्रोडक्ट का, उसी का जो आकलन, इसको जीडीपी कहते हैं। नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ FY20 से प्रोजेक्टेड विद इन द रेंज ऑफ 12.5% to 13%। मतलब F26 मतलब फाइनेंशियल 25-26 के लिए जो जीडीपी विकास दर नॉमिनल है वो कितनी है, 12.5 से 13%। मतलब महंगाई है। नॉमिनल जीडीपी मतलब होता है महंगाई से मतलब होता है। एज पर इको रैप रिपोर्ट द रियल एसबीआई सर्च रिपोर्ट बाय एसबीआई रिसर्च इंडिया प्रोजेक्ट रियल जीडीपी ग्रोथ FY26। एसबीआई रिसर्च की इको रैप रिपोर्ट के अनुसार FY26 के लिए भारत की अनुमानित विकास जीडीपी दर कितनी है, 7.7 है। 23 कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग दी एसबीआई इको रैप प्रोजेक्शन। एसबीआई इको रैप प्रोजेक्शन के अनुमानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। द नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ फॉर FY20 प्रोजेक्टेड रिमेनिंग सिंगल डिजिट। आप सोचिए, ध्यान सुनने वाली बात है, देखिए बिल्कुल चीजों को बदल दिया है कि FY26 के लिए जीडीपी विकास दर को एकल संख्या में रहने का अनुमान है। बिल्कुल सही बात है, एकल संख्या में है। आप उसको सोचिए 7.7 है ना, डबल डिजिट में हो गई कि नहीं हो गई, ठीक है ना। चलिए अब क्या कह रहा है कि द रिपोर्ट इज पीरियडिकली बाय इकोनॉमिक रिसर्च डिपार्टमेंट। नहीं, इकोनॉमिक रिसर्च डिपार्टमेंट थोड़े किया है, आर्थिक अनुसंधान ने थोड़ी किया है ये। तो क्या हो गया, ये
पहला सही हो गया, पहला गलत हो गया, सॉरी पहला सही हो गया, हाँ, पहला गलत हो गया, दूसरा क्या हो गया, सही हो गया। पहला क्या हो गया, सही हो गया, दूसरा क्या हो गया, ये गलत हो गया। पहला यहाँ पर सही हो गया, दूसरा क्या हो गया, गलत हो गया। नहीं देखिए, क्वेश्चन कुछ गलत हो गया, रुकिए रुकिए फिर से कट कर नॉमिनल जीडीपी की बात की, मैं जीडीपी की बात किया, तो ये तो सिंगल डिजिट में नहीं है ना, डबल डिजिट से, हाँ ये तो गलत हो गया पक्का। इकोनॉमिक रिसर्च डिपार्टमेंट का ये सही हो गया आपका, चलिए इसको रबर मिटा लीजिए, चलिए भाई बैक चलिए। ठीक, तो ये क्या हो गया आपका, ये गलत हो गया, 12.5% है ना, 12.5% सिंगल डिजिट तो हुआ नहीं, डबल डिजिट हुआ, तो ये गलत हो गया आपका। इकोनॉमिक रिसर्च डिपार्टमेंट का रही सही हो गया आपका, दूसरा सही, पहला गलत है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं। नॉमिनल जीडीपी प्रोजेक्शन कंसिडरली हायर देन रियल जीडीपी, बिल्कुल सही बात है। जो नॉमिनल जीडीपी है रियल जीडीपी से अधिक अनुमान होते हैं, बिल्कुल सही बात है। नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेटेड करंट मार्केट प्राइस इंक्लूड द इंपैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन वेयर रियल जीडीपी फिल्टर आउट इन्फ्लेशन को, बिल्कुल सही बात है। नॉमिनल जीडीपी की गणना जो है मौद्रिक बाजार कीमतों पर की जाती है, और रियल जीडीपी जो होती है उसमें मुद्रास्फीति मतलब महंगाई को हटा देते हैं, बात बिल्कुल सही है। ऑपरेशन नासार, नासर, ये देखिए एक ऑपरेशन है नासर, जिसके किसके द्वारा शुरू किया गया है, ईरान के द्वारा। किसके द्वारा शुरू किया गया है, ईरान, आपने देश का नाम सुना होगा ना, ईरान, इसके द्वारा एक ऑपरेशन शुरू किया है नासर। ये क्या है कि मिलिट्री काउंटर ऑफेंसिव स्ट्राइक ऑपरेशन लॉन्च इन वेस्ट एशिया, पश्चिमी एशिया में शुरू किया गया जवाबी हमला है। और किसके द्वारा किया गया है जवाबी हमला, ये किया गया है इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड द्वारा। किसके द्वारा, इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड द्वारा किया गया है। ठीक, आईआरजीसी इसको कहते हैं। ये ईरान का आर्मी संगठन है, मतलब जो ईरान की सेना है ये क्या है, ये इसी का संगठन है आर्मी का, इसी को आईआरजीसी ही कहते हैं। क्या कहते हैं, आईआरजीसी ही कहते हैं। इसराइल के भीतर ठिकानों के खिलाफ आयोजित इसका अर्थ विजय, मतलब इसका मतलब नासर का मतलब क्या है, नासर का मतलब क्या है, विजय। क्या मतलब है, विजय, विक्ट्री। तो ये इसका मतलब विक्ट्री है, और इसराइल के भीतर ठिकानों के खिलाफ इसको चालू किया गया है। और क्या टारगेट किया गया है इसमें, जो नेवातिम और तेल नोव जो इसराइल के दो मिलिट्री बेस को क्या किया गया है, टारगेट किया गया है। मतलब ईरान के दो मिलिट्री बेसिस को टारगेट किया गया है इस ऑपरेशन नासर के द्वारा, जो किसने चालू किया है, ईरान ने। तो ऑपरेशन नासर रिसेंटली न्यूज विद लॉन्च बाय विच कंट्री, ईरान। हाल ही में ऑपरेशन समाचारों में रहा ऑपरेशन नासर संबंध किसके द्वारा है, ईरान द्वारा है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ऑपरेशन नासर, इट वाज कंडक्टेड बाय स्टैंडर्ड रेगुलेशन नेवी ऑफ ईरान इन द मेडिटेरियन। ये ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा, क्या कह रहा है कि ईरान द्वारा रेगुलर नेवी अभ्यास है, जो मेडिटेरियन के अभ्यास थोड़े, तो एक तरह से हमला ईरान ने किया है ना, ये अभ्यास थोड़े हुआ। तो प्राइम मिनिस्टर एसेट टारगेट नेवातिम और तेल लो मिलिट्री बेस है, बिल्कुल सही बात है। ये कहाँ पर हुआ है, ये नेवातिम और तेल नो पे, कहाँ पर, नेवातिम और तेल नो बेस पे। ये चीज ध्यान रखिएगा, नेवातिम और तेल नो में किया गया है। नेक्स्ट करिए, जियो पॉलिटिकली इनस्टेबल, देखिए इसमें टिक लगा दिया ना मैंने, हाँ, सही कौन सा है, दूसरा सही है, पहला गलत है। ठीक, चलिए क्वेश्चन 27, जियो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन वेस्ट एशिया डिस्टर्ब द ग्लोबल सप्लाई चेन एनर्जी। देखिए इस बात से तो देखिए पूरे देश लोग परेशान हैं, क्योंकि देखिए इससे ग्लोबल सप्लाई में बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। गैस वगैरह हो गई, पेट्रोल डीजल के दाम कितना तेजी से बढ़ रहे हैं, बस और भी चीजों के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं। इसके कारण तो हुआ ही ना, आपूर्ति श्रृंखला और सीधे महंगाई पर असर पड़ा, आपूर्ति श्रृंखला बिगड़ी है। द रीजन कंटेन सेवरल क्रिटिकल मैरीटाइम चोक पॉइंट इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ हार्मोज। देखिए स्टेट ऑफ हार्मोज, देखिए स्टेट ऑफ हार्मोज चोक हो गई है, जो जल डमरू है, हार्मोज जल डमरू, ये क्या हो गया, चोक हो गया है। इसी वजह से तो क्या हो रहा है कि वैसे जल आपूर्ति क्या है, वो हो गई, ईरान ने बंद कर दिया ना, बोला हम पे हमला करोगे बंद कर देंगे भैया, उन्होंने बंद कर दिया है। ठीक, चलिए हॉक सिस्टम केरला, केरला का नाम बदल के आपको पता है केरलम हो गया है, केरला का नाम क्या हो गया, केरलम हो गया है। तो एक सिस्टम लॉन्च किया गया है केरला सरकार द्वारा, हॉस्टाइल एक्टिविटी वॉच कर्नेल, हॉस्टाइल एक्टिविटी वॉच कर्नेल सिस्टम लॉन्च किया गया है। ये क्या है, भारत का पहला इसमें जुडिशरी इंटीग्रेटेड वाइल्ड लाइफ क्राइम मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है। पहली बात तो ये क्या है, क्राइम मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है, लेकिन इंटीग्रेटेड किसके साथ, जुडिशरी के साथ। जुडिशरी के साथ क्यों किया गया है, ताकि इस पे और कड़ाई से नजर रखी जा सके। जो लोग मतलब वन्य जीवों को परेशान करते हैं, वाइल्ड लाइफ क्राइम करते हैं, तस्करी करते हैं, हंटिंग करते हैं, इस पे रोक लग सके। इस वजह से क्या किया गया है कि इसको जुडिशरी के साथ इंटीग्रेटेड करके लॉन्च किया गया है।
कहाँ पर लॉन्च ऑपरेशनलाइज बाय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ केरला, मतलब केरल के वन विभाग द्वारा क्या इसको शुरू किया गया है, किसके साथ, जुडिशियल इंटीग्रेट होके। इसका एम क्या है, सिक्योरिंग वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, वन्य पशुओं को है बचाना, डिटेक्ट करना, ट्रैकिंग करना और उनकी स्मगलिंग वगैरह, पोचिंग वगैरह, मतलब तस्करी, अवैध शिकार गतिविधि पता लगा के ट्रैकिंग मैपिंग करके वन्य जीव आवासों को सुरक्षित करना, मतलब वन्य जीव को ट्रैकिंग मैपिंग बना के तस्करी, अवैध शिकार से इनको क्या करना, बचाना। ये इसका क्या है, एम है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं। द हॉक सिस्टम फॉर ट्रैकिंग वाइल्ड लाइफ क्राइम वॉज लॉन्च बाय विच स्टेट, वन्य जीव अपराधों को ट्रैकिंग के लिए हॉक सिस्टम किसने शुरू किया, किसने शुरू किया है, केरल ने। किसने किया है, केरल ने। Consider the following statement regarding the Hawk system. It is the India's first judicially integrated software architecture for world wildlife crime management. ये बात तो बिल्कुल सही है ना कि वाइल्ड लाइफ क्राइम मैनेजमेंट के लिए इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर है जो इंटीग्रेटेड जुडिशरी से लॉन्च किया गया है। यह वन जीव अपराध प्रबंधन के लिए भारत का पहला न्यायपालिका एकीकृत सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर। ये बात तो बिल्कुल सही है, इसमें कोई शक है ही नहीं। अच्छा, दूसरा क्या कह रहा है, इस फोकस स्टडी मैरीन इकोसिस्टम, मैरीन के लिए थोड़ी लॉन्च किया गया है, ये तो वन जीवों के लिए लॉन्च किया गया है ना। तो क्या होगा, बस पहला सही हो गया। इंटीग्रेटेड द वाइल्ड लाइफ जुडिशरी दैट विद रियल टाइम वाइल्ड लाइफ मॉनिटरिंग नेटवर्क इंक्रीज द कन्विक्शन रेट ऑफ पोचर्स। बिल्कुल सही बात है। क्या कह रहा है कि वास्तविक समय के वन जीव निगरानी नेटवर्क के साथ न्यायपालिका को एकीकृत करने से शिकारियों की दोष सिद्धि दर में वृद्धि होगी। बिल्कुल भाई, तेजी से जो भी दोषी होंगे उनके साथ न्यायपालिका भी जुड़ी हुई इंटीग्रेट है, तो उनको सजा मिलने में जल्दी देर लगेगी, देर नहीं लगेगी, मतलब उनको सजा जल्दी मिल जाएगी। और डिजिटल चेन ऑफ कस्टडी इंश्योर दैट एविडेंस कलेक्टेड फ्रॉम द फॉरेस्ट एरिया रिमेन द लीगली टेम्पर्ड प्रूफ। डिजिटल चेन ऑफ कस्टडी ये सुनिश्चित करती है कि वन क्षेत्रों में एकत्रित किए गए सबूत कानून में छेड़छाड़ मुक्त रहे। ये भी बस डिजिटल इसलिए किया गया ताकि ये छेड़छाड़ न कोई कर सके। ये दोनों क्या हो गया, सही हो गया। तो ये हमने 10 जून की करंट अफेयर्स कंप्लीट की। हमारे चैनल पे बाकी जो भी विषय चल रहे हैं सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहे हैं और सारा विषय मैं आपको इंटीग्रेटेड पढ़ाऊंगा, मतलब कुछ भी छोड़ूंगा नहीं। बहुत जल्दी मैं हिस्ट्री चालू करने वाला हूँ और बाकी आपको पीवाईक्यू भी मैं चालू करवाऊंगा। ठीक है, तो हमारे चैनल पे बने रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।